मैं हूं परमानंद पांडे। आज हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार विषय पर बातचीत करेंगे। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ में भी एक महिला के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और ये ऐसी घटना कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि हवाई जहाज़ में यात्रा करने वाले दो समृद्ध लोग थे। जो एक महिला भी समृद्ध थी जो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रही थी और पुरुष भी बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा था। तो इस नाते कोई साधारण लोग नहीं थे। उनके खिलाफ भी ऐसा वातावरण हुआ कि उसमें एक पुरुष ने उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। ये अगर इस चीज़ को जिम्मेदारी से देखा गया होता और उसमें ये देखा गया होता कि महिला बहुत हिम्मत के साथ और जागरूकता के साथ तुरंत उस चीज़ को लेकर के शोर मचा देती, तो पूरे हवाई जहाज़ में एक तरह का हड़कंप मच जाता और उस व्यक्ति को तुरंत का तुरंत वहीं पर धर दबोचा गया होता। लेकिन महिला की चुप्पी ने उस व्यक्ति को ये घर वहाँ से बाहर निकलने दिया और वह तो बाद में जब उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई तब पता चला कि नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार उस महिला के साथ हुआ है। और एक दूसरी घटना दिल्ली की आपने देखा होगा। इस दिल्ली की घटना में एक बच्ची जिसको 5-6 मंचलों ने, जो शराब पी करके शराबी मंचलों ने, उन्होंने एक लड़की के न केवल एक्सीडेंट किया बल्कि उसको 8-10 किलोमीटर तक घसीट के ले गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस चीज़ पर हम लोगों को सोचना होगा कि आखिर महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है। इस ढंग का दुर्व्यवहार कोई आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। और क्राइम कहते हैं, अपराध का कोई समय सीमा नहीं होती है। अपराध किसी भी समय हुए हैं, चाहे अपराध पर कितना भी अंकुश क्यों न लगा दिया जाए। लेकिन उस विदेश में जहाँ पर कि ये मान के चला जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर नारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता हो, ये बात बहुत सारे लोगों को इस सकते में डाल देती है, बहुत इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों करते हैं। अब ये देखने में ये भी आता है कि लड़कियों के साथ आए दिन कहीं न कहीं छेड़खानी होती है, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, इसके अलावा बाहर भी। अभी तो ऐसा भी देखने में लगता है कि घरों में भी इस ढंग की छेड़खानी होती है। तो इस चीज़ पर मुझे यही कहना है कि स्त्रियों में और अपनी बच्चियों में, अपनी बेटियों में इस चीज़ का भान कराना पड़ेगा, उनको ये आभास कराना पड़ेगा कि वह किसी भी चीज़ को लेकर के दबे नहीं, अपनी पूरी हिम्मत दिखाएं और कानून की जानकारी रख करके कानून का सहारा लें। अगर वो कानून की जिम्मेदारी, अपनी हिम्मत बढ़ाएंगी, दिखाएंगी, तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों के लिए ये एक सबक मिलेगा। तो जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आओ जागरूक रहें वो, और अपने अधिकारों के प्रति और हिम्मत दिखा करके उनके साथ कायदे से लड़ें। इसका मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि लड़कियों को घरों में बैठा कर ये कह देना कि तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम घर से बाहर मत निकलो, ये तो उनको डरपोक बनाने के समान होगा। वो उनके अंदर भीरुता ले आने की बात होगी। वो ऐसी स्थिति कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं ले आ जाना चाहिए। मेरा यही कहने का निवेदन है कि आप किसी भी स्त्री को, किसी भी बालिका को, किसी भी बच्ची को, किसी भी बहू को, आप ये चीज़ को ध्यान में रखें कि वह जागरूक रहे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, साथ और साथ उसे हिम्मत भी होनी चाहिए, जिससे कि वो डट कर मुकाबला कर सके, जिससे कि वह पता चल सके कि जो कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि कानून किस ढंग से सहारे आता है आपको। तो कानून की धारा 354, कानून की धारा 503, कानून की धारा 505 ये महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67, इसके तहत भी महिलाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए पर्याप्त है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, देखेंगे कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं
जो सोचती हैं कि अगर क्या है, कानून का इस ढंग का दुरुपयोग किया जा रहा है तो क्या किया जाना चाहिए। वैसी हालत में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो उठ खड़ी हों और देखें कि कैसे इस चीज़ का हमको मुकाबला करना है, देखना है कि किस ढंग से हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, तभी जाकर के दूसरी लड़कियों को भी सबक मिलेगा। सबसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कार्यालयों में, दफ्तरों में बहुत ऐसी जगहों पर महिलाओं के साथ दुरुपयोग होता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, यौनाचार किया जाता है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कार्यालयों में, दफ्तरों में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार और दुराचार की बात आती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और विशाखा गाइडलाइन बनी हुई है, विशाखा गाइडलाइन के तहत वो महिला अगर कभी इस ढंग के से सामना करना पड़ता है तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इस चीज़ को उठाए और तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ जांच बैठा दी जाएगी। जांच में उसको सस्पेंड किया जा सकता है, फिर अगर जांच सही पाई गई तो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी किया जाए, जिससे कि वो व्यक्ति सज़ा पाए और सज़ा पाने के बाद उसको अर्थदंड, फाइन भी देना पड़े। ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ एक चीज़ कहना आवश्यक है कि केवल कम पढ़े लिखे लोग या कम पढ़ी लड़कियों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे अपने साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो चुप मन रह जाती हैं। चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, समाज में जागरूकता ले आने की ज़रूरत है। देखिए, ये हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं, विशाखा गाइडलाइन में भी ऐसा हुआ है। और आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें रूपल देओल बजाज और वर्सेस KPS गिल, उसमें एक वरिष्ठ महिला IAS ऑफिसर थी रूपल देओल बजाज, और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला कौन व्यक्ति था? वो एक DGP, रिटायर्ड DGP रैंक का ऑफिसर था, जिसने उस वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ इस ढंग का दुर्व्यवहार किया था। वास्तव में देखा जाए तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा सीनियर थी वह अपने ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना जाना चाहिए कि कोई अधिकारी होने से, कोई बहुत पढ़ा लिखा होने से उसके खिलाफ दुर्व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। दुर्व्यवहार तो होता ही है, लेकिन हमको बधाई देनी होगी रूपल देओल बजाज को कि उस मामले को अंजाम तक ले गए।